हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो थर्ड बुक है वो है भारतीय समाज और शिक्षा। तो इसके अपन ने बहुविकल्पात्मक प्रश्न कर लिए थे और इसके यूनिट फर्स्ट के अपन चल रहे थे लघुतरात्मक प्रश्न में। ठीक है, अति लघुतरात्मक। अब देखिए आगे। तो गाँव में शहरों से पलायन करने वाले बच्चे क्या काम करते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया कि दीन दाड़ी का काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, सुथारी काम करते हैं, कुत्ते बेचते हैं, साफ सफाई, ठेले पर बिकते सामान, ये सब काम करते हैं। अब देखिए आगे। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो विविध भाषाएं विविधता की चुनौती किस प्रकार है। अलग अलग भाषाएं, तो ये विविधता की चुनौती है कैसे। तो सामान्यतः जब समाज में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन होता है तो समाज में भाषाई विद्वेष की स्थिति देखी जाती है। भाषा के आधार पर लोगों में द्वेष होता है। ठीक है, वो इस भाषा का और वो इस भाषा, ये तो हमारी भाषा का नहीं है, ये इस भाषा का, ये वो भाषा बोलता है। अब देखिए आगे। शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषाई विवाद को जन्म मिलता है। भाषाई आधार पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि जब भाषा के आधार पर अपने आप को विभाजित किया जाता है तो भाषाई विविधता एक चुनौती बन जाती है। तो विविध भाषा विविधता की चुनौती किस प्रकार है, क्यों? क्योंकि शिक्षा अलग अलग भाषाओं में दी जाएगी तो वही भाषाएं विविधता उत्पन्न करेगी। अलग अलग भाषाएं अलग अलग विवाद को उत्पन्न करती है। देखिए आगे। तो समाज में कितने प्रकार का विभेदीकरण देखने को मिलता है। समाज बटा हुआ है ना, तो कितने प्रकार का समाज में। विंटर का सीजन चल रहा है तो भाई थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, फिर भी देखिए आप। समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देखने को मिलता है। पहला है व्यक्तिगत एवं दूसरा है सामाजिक। देखिए, दो व्यक्तियों में, समाज में जैसे दो व्यक्तियों में शारीरिक बनावट और आयु के आधार पर व्यक्तिगत विभेद है। भाई अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है, उसका शारीरिक बनावट और आयु के हिसाब से, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत विभेद। और दूसरा है सामाजिक विभेद। इसके साथ धर्म, संस्कृति, रुचि, राजनीतिक सत्ता और आर्थिक स्थिति के आधार पर पाए जाने वाले विभेद सामाजिक विभेद कहलाता है, जो समाज में होता है। जैसे धर्म के आधार पर विभेद, संस्कृति, रुचि, राजनीतिक सत्ता और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई गरीब है कोई अमीर है, तो वो सामाजिक विभेद है। देखिए आगे। ईंट व भट्टा व निर्माण कार्यों में संलग्न बालकों की दो शैक्षिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उनके सामने क्या समस्या होती है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, निर्माण कार्य में लगे, सिंपल सी बात है। इस प्रकार के बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बालक अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रहता है। एक तो ये। दूसरा, इन बालकों के जो अभिभावक है वो अशिक्षित होने के कारण अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी होते हैं। इस कारण वे शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझ नहीं पाते, इसलिए इन बालकों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। देखो, बहिष्कार किसे कहते हैं, समझिए इस चीज को। बहिष्कार किसे कहते हैं? तो देखो, बहिष्कार लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का द्योतक है। ठीक है, लगाव और आकर्षण का जो विरोध यानी विरोधी भाव है उसको अपन बहिष्कार कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति अपने को लगाव हो जाता है या आकर्षण हो जाता है तो उसका उल्टा ऑपोजिट उसको अपन बहिष्कार कहते हैं। जिसे आकर्षण नहीं हो उस वस्तु के प्रति और लगाव नहीं का भाव होता है उसको अपन बहिष्कार कहते हैं। जिस प्रकार आकर्षण व्यक्ति या समुदाय के प्रति हमारी रुचि को प्रदर्शित करता है, आकर्षण हो किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति तो वो हमारी रुचि बढ़ाता है, उसी प्रकार बहिष्कार किसी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को दर्शाता है। और अगर बहिष्कार का मतलब है कि अपन उसके प्रति अपनी रुचि नहीं है यानी अरुचि है तो अपन उसका बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार के अंतर्गत अपनी अरुचि की वस्तु या व्यक्ति से संबंध समाप्त कर दिया जाता है। जो अपने रुचि की नहीं है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता, उस व्यक्ति या वस्तु से संबंध समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार बहिष्कार के बारे में कहा जाता है कि हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय से लगाव नहीं है और हमें इसका विरोध करना है, इसे ही बहिष्कार कहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के। अब देखिए आगे। सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे? तो सामाजिक विषमता सामाजिक इसलिए क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित है। जो सामाजिक विषमता है वो एक व्यक्ति को अपन आधार नहीं मानते, पूरे समूह का आधार मानते हैं।
यह आर्थिक नहीं है। यदि भी सामाजिक एवं आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होता है। यह व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप होता है। आगे देखिए, पूर्वाग्रह क्या होता है। देखिए, पूर्वाग्रह यानी पहले से किसी वस्तु के बारे में धारणा बना लेना। ये होता क्या है? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। एक समूह के सदस्य है, वो दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या जो व्यवहार यानी ऐसे धारणा बना लेना उसके बारे में। इस शब्द का अक्षरशः अर्थ पूर्व निर्णय है, पहले से निर्णय कर लेना। अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्य को परख के शुरुआत में ही बना ली जाती है कि ये ऐसा है वैसा है वैसा, लेकिन अभी उसको अपन ने समझा नहीं है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनी बातों पर आधारित होते हैं। सबूत साक्ष्यों को मानते नहीं है और वो पहले से बोलता है कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, जबकि उनको भी वास्तविकता ज्ञात नहीं है। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति किसी उस दूसरे समूह के बारे में सकारात्मक बातें कर सकता है या फिर नकारात्मक बातें कर सकता है। अब देखिए, सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण कैसे होता है। सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण कैसे होता है? मनोदशा और शैक्षणिक योग्यता के रूप में से सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि जिन परिवारों की पिछली 2-3 पीढ़ियां साक्षर है या विद्यालय शिक्षा प्राप्त है, तो उनके पास अधिक सांस्कृतिक पूंजी है, जबकि जिन बच्चों के माता पिता या पूर्ववर्ती पीढ़ियां विद्यालय शिक्षा से वंचित रही, उनके पास सांस्कृतिक पूंजी का अभाव है। सांस्कृतिक पूंजी के होने या न होने का सीधा असर शिक्षा और जीवन में विकास के अवसरों पर पड़ता है। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी होने या न होने का असर सीधा उसके शिक्षा और जीवन में विकास के अवसरों पर पड़ता। अगर कोई जिसका परिवार पहले से उसकी 2-3 पीढ़ियाँ पड़ी हुई है, तो जो आने वाले बालक जो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, उसके विकास जीवन में विकास के अवसर बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसको। और जो पहले से ही पिछड़े हुए उनके जो बच्चे वगैरह है वो भी पिछड़ते चले जाते हैं और उनको शिक्षा और जीवन में विकास के अवसर थोड़े कम उपलब्ध होते हैं। देखिए आगे, तो मानसिक शोषण किसे कहते हैं? मानसिक शोषण समझिए, मानसिक शोषण किसे कहते हैं? यानी व्यक्ति को परेशान करना दिमागी तौर से। ये प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार मानसिक शोषण के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति की जाने वाली उन सभी क्रियाओं, संकेतों एवं भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसी क्रियाएं करता है या कुछ संकेत करके या कुछ भाषा का प्रयोग करके जो व्यक्ति के मन में कष्ट पैदा करता है। अगर आगे वाले को अपन किसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर दे जो उसके मन में कष्ट उत्पन्न कर दे, या ऐसे संकेतों का प्रयोग कर दे, या ऐसा कोई काम कर दे अपन जो उसको तनाव का कारण बने और भग्नावशेषों की स्थिति उत्पन्न करते हैं तथा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कुप्रभावित करती है, उसको अपन बोलेंगे मानसिक शोषण। ठीक है, तो मेन आपका इसमें पॉइंट रहेगा क्रियाओं, संकेतों और भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है इसमें। ठीक है, अलग टाइप संकेत हो सकते हैं, भाषा हो सकती है, और फिर व्यक्ति को आगे उसको कष्ट पहुंचाना मानसिक रूप से। सामाजिक स्तरीकरण, स्तरीकरण देखिए समझिए, यहाँ पे स्तरीकरण है मतलब यहाँ पे स्तर से है। ठीक है, स्तर, स्थिरीकरण नहीं, स्तरीकरण के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने विचार किस पुस्तक में व्यक्त? तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने विचार जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक में व्यक्त किए। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में जो कार्ल मार्क्स ने अपने विचार है ना, कौन सी पुस्तक? जर्मन आइडियोलॉजी। इस पुस्तक में वे कहते हैं कि मनुष्य जैसे ही अपने जीवन निर्वाह के साधन उत्पन्न करने लगता है, वह अपने आप को पशुओं से अलग करके देखने लगता है। ठीक है, जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपने वास्तविक भौतिक जीवन का सर्जन करता। जीवन निर्वाह के उसने साधन से उत्पन्न कर लिए, तो अब व्यक्ति अपने भौतिक जीवन का सर्जन कर रहा है। अब वो व्यक्ति उसमें ऐसे उसी तरीके से रहेगा। तो ये सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? स्तरीकरण यानी स्तर।
तो वह व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक उच्च नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, यानी लोगों में एक स्तर बनाती है, इस उच्च स्तर का निम्न स्तर का, तो इसको बोलते हैं सामाजिक स्त्रीकरण। उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था किसी को ऊंचा या किसी को निचला स्थान देती है। यह उच्च नीच की संरचना लोगों की पहचान और अनुभव, उनके दूसरों से संबंध, ये उच्च नीच की संरचना कैसे थी कि लोगों की पहचान कैसे है, कितना अनुभव उनको, एक दूसरे से संबंध कैसे है लोगों से, तथा साथ ही संसाधन अवसरों तक उनकी पहुंच को निर्धारित किया, उनके पास कितने संसाधन है, क्या है जीवन जीने के तरीके कैसे हैं, उनके पास कितने मौके कैसे अवसर हैं उनके पास, ठीक है, अपना विकास करने का, तो ये सब देखते हैं लोग और उसी को अपन बोलते हैं सामाजिक स्त्रीकरण। फिर वो लोग पहचान जाते हैं कि इसका दर्जा ऊंचा है, इसका नीचा है, फिर वो उसी हिसाब से उच्च दर्जे वाले के साथ जाना चाहते हैं। देखो, मार्क्स ने स्त्रीकरण की सभी प्रणालियों में दो मुख्य स्तरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मार्क्स ने स्त्रीकरण की जितनी प्रणाली है उसमें दो मुख्य स्तरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो देखिए, मार्क्स ने स्त्रीकरण को सभी प्रणाली में दो मुख्य स्तरों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। मार्क्स ने जो सभी प्रणालियों के जो स्तर है उनके लिए जो दो मुख्य है उनके लिए वर्ग का प्रयोग किया है। सभी स्तरित समाजों में मुख्यतः दो बड़े सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग। शासक यानी शासन करने वाला अपने ऊपर, शासित यानी जिस पर किया जा रहा है शासन। तो मार्क्स ने स्त्रीकरण की सभी प्रणालियों में दो मुख्य स्तर वर्ग बनाए। उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने में शासक वर्ग को शक्ति या सत्ता होती है। उत्पादन के साधनों पर वही शासक का अधिकार होता है, इस तरह वह अन्य वर्गों के श्रम के फल को हथियार लेने में सक्षम रहता है। गला भी अटक रहा भाई, समस्या सर्दियों का टाइम में, विंटर सीजन में ये समस्या रहती है, ठीक है। हम देखिए समझिए, मार्क्स के अनुसार वर्ग की परिभाषा क्या, वर्ग क्या है मार्क्स के अनुसार? तो मार्क्स द्वारा वर्ग की परिभाषा के अनुसार वर्ग आधारित समाज में दो मुख्य समूह होते हैं, जिनमें से एक उत्पादन और जीविका के साधनों पर अधिकार किया जाता है, उसको अपन शासक वर्ग कहते हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था में इसे विशिष्ट दर्जा हासिल होता है। इस प्रकार वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों में से एक साझा संबंध होता है। एक और वह वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन है, दूसरी और वह वर्ग जो उस साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है। वेबर के अनुसार वर्ग के बुनियादी पहलू कौन से हैं? तो वेबर के अनुसार वर्ग के दो बुनियादी पहलू हैं। पहला यह कि एक वस्तु श्रेणी है, उत्पादक संपत्ति पर सदस्यों के अधिकार एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसर उपलब्ध करा के उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। व्यक्तियों के जीवन अवसर पर उन लोगों के लिए बाजारी स्थिति पर निर्भर करते हैं जो उत्पादक संपत्ति के स्वामी नहीं है। जिन लोगों के पास ऐसी संपत्तियां उनके जीवन अवसर उत्पादकता के स्वामित्व से तय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।